मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मुझे बात करना चाहिए, लेकिन शिक्षक को अद्यतन होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। और शिक्षक सामाजिक परिवर्तन के बिंदुओं पर भी चर्चा करे, ये उसके अंदर साहस होना चाहिए। मैं कुछ ऐसे ही एक संवेदनशील विषय पर आज चर्चा कर रहा हूँ। संपूर्ण भारत में एक शिक्षा और एक शिक्षा नीति, सबके लिए शिक्षा और सबके लिए विकास की जो कल्पना है, उस कल्पना में भारत का कोई भी क्षेत्र उपेक्षित ना हो, भारत का कोई भी पंथ उपेक्षित ना हो, भारत की कोई भी जाति का व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, निर्धन और धनवान, सभी को समान रूप से शिक्षा मिले, इस बात का प्रयास किया जाता रहा है। किंतु कश्मीर से एक विषय आया जो बहुत हृदय विदारक है। कश्मीर में आतंकवादियों ने शिक्षकों की जाति पूछी और जाति पूछ करके जितने मुस्लिम समुदाय के शिक्षक थे उन्हें घर जाने दिया और 2 हिंदू शिक्षकों की हत्या कर दी। शिक्षकों की हत्या शिक्षा जगत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और वही भी जाति के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर। यह अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन इसी के कुछ दिनों बाद दूसरी खबर आती है कि एक चाट का ठेला लगाने वाले फुल्की वाले को गोली मार दी। यह भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। चुन चुन करके कश्मीर में शिक्षक मारे जा रहे हैं, फुल्की वाले, व्यवसायी, उद्योगपति मारे जा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे मूल अवधारणा क्या है और कारण क्या है? कश्मीर में पाकिस्तान के संकेत से चलने वाला आतंकवाद तब तक पनप रहा था जब तक नकली नोट चल रहे थे। वहां से नोटबंदी जब हुई तो नोटों का आवागमन बंद हो गया। विभिन्न प्रकार के एनजीओ जो धन संग्रह का केंद्र थे और आतंकवादियों के लिए धन उपलब्ध कराते थे, उन एनजीओ की फंडिंग सरकार ने बंद करा दी। धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर भारत के सामान्य राज्यों की तरह हो गया। वहां पर अमन चैन से रहने का सबका अधिकार हो गया। लगभग 600 हिंदू पंडितों का चयन करके उनको उनकी जमीन, उनका व्यापार, उनका मकान वापस दिलाने की जो सरकार की पहल थी, उसके कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के नुमाइंदों को ये लगने लगा कि अब हमारी आतंकवाद की जो नीति है, पाकिस्तान के सहयोग से चलने वाला जो फैलने वाला खून खराबा है, वह बंद हो जाएगा। इसलिए वहां पर वही बच्चे, वही युवा जो पहले पत्थरबाज थे, पत्थर मार करके आतंक का वातावरण फैलाते थे, उन्हें ही शायद 10-10 हजार रुपए की फंडिंग की गई और हिंदुओं को टारगेट करके मारने का काम दिया गया। और तो और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आईएएस अफसर का इसमें नाम आया, बशीर अहमद खान। बशीर अहमद खान ने सुनियोजित ढंग से आतंकवादियों को या आतंकवादियों के परिवारों को, उनसे संबंधित लोगों को हथियारों के लाइसेंस दे दिए
जबकि वास्तव में सुरक्षा के लिए जो वहाँ के हिंदू पंडित थे, वहाँ के मूल निवासी थे, उनके लिए आवश्यकता के अनुसार हथियारों का लाइसेंस देना था। आतंकियों को हथियार बांटना, उससे भी बड़ी बात तो यह है कि पुलिस के हाथ से राइफल्स का छीन लिया जाना और उन राइफल्स का उपयोग आतंकवाद फैलाने के लिए, हत्याएं करने के लिए किया जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कठोरतम अनुशासन स्थापित करने के लिए, वादियों में शांति की स्थापना करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए वह वास्तव में तारीफ काबिल है और उसके कारण आतंक फैलाने वालों के मन में एक बहुत बड़ा खौफ पैदा हो गया और कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित करने के कारण वहाँ पर जो आतंक फैलाने वाले राजनीतिक नुमाइंदे थे उनको अपनी जमीन खसकती हुई महसूस की और उन्होंने शिक्षा जगत पर आक्रमण किया, शिक्षकों पर आक्रमण किया। शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, शिक्षक का धर्म केवल शिक्षा देना होता है। ये जो पूरा कायराना हरकत है और इसके कारण दिल्ली में भी खलबली मच गई। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन जब आतंक के सफाई के लिए वहाँ के मूल निवासियों के घरों में आर्मी के जवान घुसते थे, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूछताछ करते थे, तो मानवाधिकार आयोग जैसे मानवों के हितैषी आयोग कहते थे कि सेना के जवान घरों में जबरदस्ती नहीं घुस सकते। वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो समाज विरोधी है। लेकिन इस सरकार ने सेना के लिए फ्री हैंड दिया और वही कारण है कि धीरे धीरे वहाँ का वातावरण अमन चैन ला रहा है, वातावरण में अमन चैन आ रहा है। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं जिन्हें कश्मीरी पंडितों की हत्या के समय मानवाधिकार आयोग की शरण लेना नहीं दिखाई देता। मानवाधिकार आयोग को भी स्वयं संज्ञान लेना उस समय समझ में नहीं आता और जब कभी कोई आतंकी समाप्त होता है तो मानवाधिकार को संज्ञान लेना ध्यान में आता है। धीरे धीरे ऐसी मानसिकता के लोग न्यायपीठों से भी और ऐसे आयोगों से भी विदा होने लगे, राष्ट्रवादी लोगों का बाहुल्य होने लगा और उसके कारण भारत की अस्मिता और गौरव पुनः स्थापित होने लगा। यह जो कुछ भी हो रहा है, अभी जो भी अमन चैन के लिए घातक है वह ये है कि पाकिस्तान और चीन के इशारों पर कश्मीर में शांति स्थापना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए वहाँ के स्थानीय युवाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया, बहुत बड़ा प्रयास किया। आर्मी में वहाँ पर भर्ती की, पुलिस में वहाँ के स्थानीय लोगों की भर्ती की, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को भी जागरूक और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हम किसी जाति के बाद में होंगे, हम भारतीय पहले हैं, ये भाव मन में होना चाहिए। एक खौफ का वातावरण था, आए दिन हत्याएं होती थी, गांव के गांव लूटे जाते थे, बम विस्फोट होते थे, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते थे। आतंक का वातावरण उस समय था, असुरक्षा का वातावरण उस समय था। इस समय अमन चैन का वातावरण है और इस अमन चैन के वातावरण को और अधिक विकसित करने के लिए स्थानीय लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, उस समुदाय को भी सहयोग करना चाहिए। शिक्षित होने के लिए काम करना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और शिक्षित होकर के भारत सरकार में सम्मानित पदों पर काम करना, रोजगार धंधे स्थापित करना, स्वावलंबी जीवन जीना,
यह वास्तव में जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आतंक की उम्र लंबी नहीं होती और ये भारत ने सिद्ध कर दिया 2014 के बाद। और अब तो ये स्थिति है कि लगभग 1 साल के अंदर 300 आतंकवादियों का सफाया, और जो भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा वह समाप्त होगा। उसकी ये निंदास्पद हरकतें बंद होंगी या वह इस लोक से परलोक की ओर जाएगा। इसलिए वहाँ के निवासियों को भी, कश्मीरी पंडितों को भी और पूरे देश को ये विचार करने की आवश्यकता है कि कश्मीर में हम जाएं, उसके पर्यटन को बढ़ावा दें, वहाँ शिक्षा का वातावरण विकसित करें, केसर की क्यारियों में फिर सुगंध गूंजे, सुगंध आए और वहाँ पर खेती हो, उद्योग धंधे स्थापित हों, लोगों का आना जाना प्रारंभ हो। ये सबको मान लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए, कश्मीर भारत है, अलग कुछ नहीं है। वह भारत माता का मुकुट है और उस मुकुट में शालीनता हो, शीतलता हो, शांति हो, अमन हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। नमस्कार।